Hello everyone, myself Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Pharmacy Department at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida, which is affiliated through Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. This is my third lecture, and in this third lecture we will discuss about the female sex hormones. In first lecture we have already discussed the steroidal chemistry. In second lecture we have discussed about the male sex hormones, and in this lecture we are discussing about the female sex hormones. Okay. What is the content of this lecture? My lecture containing only 6 points. First one is the regulation of female sex hormones, यानी female sex hormone कैसे रिलीज होता है बॉडी में. सेकेंड वन इज द मेनली टुडे आज हम फोकस करेंगे केमिस्ट्री एंड एसएआर ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स. कौन कौन से हमारे सिंथेटिक या नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हमारे एंटागोनिस्ट हैं, प्रोजेस्ट्रॉन्स क्या है, और लास्ट वन में हम मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स का कंक्लूजन देखेंगे. यानी लेक्चर नंबर जो लेक्चर सेकंड था मेल सेक्स हार्मोन्स का, और ये थर्ड लेक्चर का फीमेल सेक्स हार्मोन का लास्ट का कंक्लूजन पार्ट स्टडी करेंगे. क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स के केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन पार्ट इज द हाउ द रेगुलेशन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स. यानी क्वेश्चन ये है कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स कैसे रिलीज होता है, या फीमेल सेक्स हार्मोन्स आपके बॉडी में क्या कहाँ किस किस ग्लैंड से रिलीज कंट्रोल होता है. तो फर्स्ट वन इज द गोनाडोट्रो. जैसे मेल सेक्स हार्मोन में था, मेल सेक्स हार्मोन में भी आपने देखा होगा हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस से भी यहाँ पर भी दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं. उस हार्मोन बोल रहे हैं स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन्स, और ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एफएसएच और एलएच है. और यही एफएसएच और एलएच, यानी एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और एलएच का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स. ये एफएसएच और एलएच जो है दो फीमेल सेक्स हार्मोन निकाल रहे हैं, और इनका नाम है इस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टिन्स. अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टिन्स में. इस्ट्रोजन्स आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, और ये इस्ट्रोजन्स ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जो नेचुरल अकरिंग है, यानी ये ऑलरेडी बॉडी से रिलीज हो रहा है फीमेल ऑर्गन से, ओवरी से ऑलरेडी रिलीज हो रहा है फीमेल ओवरी से. इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल अकरिंग इस्ट्रोजन्स. नेचुरल अकरिंग इस्ट्रोजन्स में मेनली तीन हैं: ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्राट्रायोल और ईस्ट्रोन्स. यहाँ पर आप एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्राट्रायोल और ईस्ट्रोन. डायोल, ट्रायोल और ईस्ट्रोन ये नाम कैसे पड़े हैं? ये नाम इसलिए पड़े हैं कि डायोल मीन्स दो फंक्शनल, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसका नाम पड़ गया ईस्ट्राडायोल. तीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किस नेचर के प्रेजेंट है ये लेटर ऑन देखेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं ईस्ट्राट्रायोल. और बीच वाला इसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोन. तो ये जो ईस्ट्रोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे इसमें जो है एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. E3 एंड E2, यानी इसका सेकंड जो शॉर्ट फुल फॉर्म है, E3 मीन्स ईस्ट्राट्रायोल और E2 मीन्स ईस्ट्राडायोल. ये दोनों डिफरेंट हैं किसमें? स्ट्रक्चर्स में. क्लियर है. और इसको इसीलिए हमको इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऊ इस्ट्रोजन्स. यानी अगर ऊ इस्ट्रोजन्स वर्ड आता है इसका मतलब दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्राडायोल एंड ईस्ट्राट्रायोल. थर्ड वन है कि व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ ईस्ट्राडायोल. फिर से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट काउंट करना है कि व्हाट इज द न्यूक्लियस प्रेजेंट. तो आप देख रहे हैं 17 कार्बन एटम्स का न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो जो 17 कार्बन एटम का न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं? 17 कार्बन एटम के न्यूक्लियस को स्टेरॉयडल न्यूक्लियस. फिर इसके बाद आप इसमें देख रहे हैं कि जो एक डिफरेंट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप केवल 13 पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है. 10th पोजीशन के ग्रुप को जो है वो हटा दिया गया है. इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन एटम्स हैं वो C18 हैं. अब आपको डिफरेंस याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स यानी इस्ट्रोजन्स या ईस्ट्राडायोल में क्या डिफरेंस है. तो आप ईस्ट्राडायोल या ईस्ट्रोजन्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पे C18 कार्बन एटम्स है, जो बल्कि टेस्टोस्टेरोन्स में 19 कार्बन एटम्स है. क्लियर है. तो आप तो एक तो कार्बन एटम्स की चेन का डिफरेंस है. सेकेंड, कौन सी कार्बन चेन यहाँ पर रिमूव की गई है? 10th पोजीशन की. 10th पोजीशन की एक वजह से एक कार्बन कम हुआ, इसीलिए यहाँ पर जो कार्बन एटम हो गए C18.
एक जो बेसिक डिफरेंस है स्ट्रक्चर में है, टेस्टोस्टेरोन में यहाँ पर आपका कीटोन ग्रुप आता था और यहाँ पर 4th और 5th पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड्स आता था। लेकिन लेटर ऑन पढ़ेंगे अभी क्लास, यहाँ पर जो है ये रिंग ए जो है, रिंग ए कंप्लीटली एरोमेटिक रिंग्स है, कंप्लीटली एरोमेटिक रिंग है। बाकी किसी भी आप उस सेक्स हार्मोन्स में जो रिंग ए थी वो कंप्लीटली एरोमेटिक नहीं थी। नेक्स्ट है SAAR। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होता है यहाँ पर कि SAR लिखना है कि QSAR लिखना है। QSAR इज द नोन एज द क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। फिर क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर आपको SAR लिखना है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप लिखना है, ना कि आपको QSAR क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप लिखना है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अब जैसे अब आप स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि मुझे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगाने हैं, क्या एक्टिविटी घट रही है कि बढ़ नहीं रही है, कितना घट रही है। तो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में आपको ये नहीं बताना है कि एक्टिविटी कितना घटी या कितना बढ़ी, आपको इसमें ये बताने हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप या कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाने से इसकी एक्टिविटी चेंज हो रही है, अल्टर्ड हो रही है। अल्टर्ड मतलब एक्टिविटी डिक्रीज हो भी हो सकती है और इंक्रीज हो सकती है, आपको मेजर नहीं करना है। मेजर कहाँ पर करना है, कितना घट रही है कितना बढ़ रही है, QSAR में। क्लियर है। सेकेंड SAR लिखते टाइम जो आपका सबसे पहला एम होना चाहिए कि हियर द क्वेश्चन इज राइट डाउन द SAR ऑफ एस्ट्रोजन। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आप राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रोजन यार एस्ट्राडायोल। ओके, आपने एस्ट्रोजन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब आपको नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, आप यू सी दैट कि आप कहाँ कहाँ पर आप इसमें कोई ग्रुप या तो ऐड कर सकते हैं या तो आप रिमूव कर सकते हैं। आपको अभी तक जितने मैंने पढ़ाया था कि आपने मैं वहाँ पे बताए थे कि स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस आर एसेंशियल फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ध्यान सुनिएगा, टेस्टोस्टेरोन्स में मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था कि फॉर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी, एंड्रोजेनिक एक्टिविटी मतलब जो आपका एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी यानी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस एसेंशियल होगा। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस इज नॉट एसेंशियल फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। यहाँ पर आपको याद करना है कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स में स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस जो है वो कंपलसरी नहीं है। यानी यहाँ पर आप चाहें तो स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, वो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन से नॉन स्टेरॉयडियल एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट वन है सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आप इस थर्ड पोजीशन को OH को, ठीक है, थर्ड पोजीशन को OH कर सकते हैं, या जो एरोमेटिसिटी है, जो रिंग एक कंप्लीटली एरोमेटिक्स है, उसको आपको चेंज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला पॉइंट ये है कि एरोमेटिक रिंग विथ C3OH ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी C3 पोजीशन पे OH ग्रुप कंपलसरी होगा उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, ना कि स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट में आ जाइए। सेकेंड पॉइंट में है कि स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस इज नॉट एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। इसका एग्जांपल है डाईइथाइल स्टिल्विस्ट्रॉल, अभी आप पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं DES, या आप अभी नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DES और इसका क्या रोल्स है। थर्ड पोजीशन है एल्काइलेशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग डिक्रीज द एक्टिविटी। अब आपके पास देख रहे हैं एरोमेटिक रिंग में एल्काइलेशन, यानी कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर लगाएंगे तो वो एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। और मोस्टली जो कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाने से एक्टिविटी मोस्टली इसलिए डिक्रीज होती है कि एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ना होकर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसीलिए वो इस रिंग को जो है वो डिस्टेबलाइज नहीं करता। इसीलिए एल्काइल ग्रुप, जैसे आप एल्काइल ग्रुप लगाएंगे उस एल्काइल ग्रुप एक्टिविटी को जो है वो डिक्रीज कर देगा। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, 17 बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर देयर एक्टिविटी।
ठीक, 17 बीटा यहाँ पे याद रखना, यानी जो 17th पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उसका नेचर जो होना चाहिए वो बीटा फॉर्म में होना चाहिए, ना कि अल्फा फॉर्म में। फिफ्थ पॉइंट आप देखिए, अनसैचुरेशन ऑफ द रिंग। यहाँ पर यही पॉइंट मैंने पहले बताया था कि एरोमेटिक रिंग इज, अगर जब आपने पहला पॉइंट लिख दिया कि एरोमेटिक रिंग इज एसेंशियल फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो जो फिफ्थ पॉइंट आपको उसी पॉइंट को फिर आप रिलीज दूसरे पॉइंट आप उस लिख रहे हैं कि अगर हम इस एरोमेटिक रिंग यानी रिंग ए को अनसैचुरेशन को हटाते हैं तो एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? कुछ पॉइंट नंबर 6 क्या है, 17 अल्फा एंड 16 बीटा पोजीशन आर मॉडिफाई टू इनहेंस द एक्टिविटी। यानी अगर हमको एक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो यहाँ पर 17 पोजीशन पे कोई ना कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूशन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द estradiol। estradiol of the estradiol is rapidly oxidized in the liver and to form the estrone। अब पहले आप यानी 3 तरह के हार्मोन थे, estradiol, estradiol और एस्ट्रोन। तो जो एस्ट्रोन है वो एस्ट्रोन कहाँ से बन के आ रहा है, एस्ट्रोन जो मेनली द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द या आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ द एस्ट्राडाइऑल। यानी एस्ट्राडाइऑल जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्रोन में, और इसकी एक्टिविटी जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए होती है। आप यहाँ इथाइनिल एस्ट्राडाइऑल, इथाइनिल एस्ट्राडाइऑल नाम से क्लियर है, दिस इज द 15 to 20 टाइम्स मोर पोटेंट इन कंपेयर टू एस्ट्राडाइऑल। इसका मतलब जो डाई इथाइनिल एस्ट्राडाइऑल, यानी अगर आप कोई इथाइल ग्रुप लगाते हैं तो उसका पोटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जा रही है। क्यों इंक्रीज हो जा रही है? जैसे आप उसमें एल्कलाई ग्रुप लगाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, कैसे डिक्रीज होता है? यानी उसका जो ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीडेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन ब्लॉक होने की वजह से उसकी जो पोटेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इथाइनिल एस्ट्राडाइऑल में बीटा पोजीशन पे आप इथाइनिल ग्रुप अटैच करेंगे। ठीक है, अब कौन सा इथाइनिल एस्ट्राडाइऑल? दिस इज द इथाइनिल ग्रुप, दिस इज द इथाइनिल। थर्ड सिंगल कार्बन एटम मीथेन, इथेन, डबल कार्बन एटम इथीन और ट्रिपल कार्बन एटम इथाइलिन। तो इथाइलिन ग्रुप अगर आप 17 पोजीशन पे अटैच कर दे रहे हैं, दिस इज द 17 पोजीशन, और चूंकि हम डॉटेड लाइन से ऐड कर रहे हैं तो डॉटेड लाइन की वजह से ऐड करने की वजह से दिस इज द अल्फा फॉर्म। याद रखना है यहाँ पे अभी तक जहाँ बाकी 2 जगह जो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे वो बीटा कर रहे थे, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, अल्फा। ठीक है, तो अल्फा सब्स्टिट्यूशन के वजह से जो यहाँ पर है अल्फा, इसीलिए अल्फा है तो इसीलिए हम किस फॉर्म में अटैच कर रहे हैं, डॉटेड लाइन के। तो डॉटेड लाइन की वजह से ये इंडिकेट कर रहा है कि अल्फा फॉर्म में है, और उसको बोलते हैं इथाइलिल एस्ट्राडाइऑल। क्लियर है? यानी अब आपको 2 कौन कौन से हैं, एस्ट्राडाइऑल, एस्ट्राट्राइऑल, एस्ट्रोन एंड इथाइनिल एस्ट्राडाइऑल। इथाइनिल एस्ट्राडाइऑल ओरल एक्टिव फॉर्म है एस्ट्राडाइऑल की। अब दिस स्लाइड मेनली कंटेनिंग द सिंथेटिक्स या नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन। कि अब आपको सिंथेटिक एस्ट्रोजन या सिंथेटिक स्टेरॉयडल की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी आपको कि जब आपको बाहर से यानी जब आपकी बॉडी में किसी हार्मोन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, यानी आपको हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहा है, तो आपको हमें बाहर से जो स्टेरॉयडल ड्रग देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर हमको यूज कर रहे हैं सिंथेटिक स्टेरॉयडल ड्रग। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज हुआ कि अभी तक यानी टेस्टोस्टेरोन या दूसरी जो फर्स्ट क्लास में कि जितनी भी स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं सभी में स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उसमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस
एब्सेंट है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो C17 17 कार्बन एटम की साइक्लोपेंटेन फिनांथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता। यहाँ पर कोई भी साइक्लोपेंटेन फिनांथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, केवल दो ही रिंग प्रेजेंट है, रिंग ए और एक रिंग ये, यानी दो ही एरोमेटिक रिंग से बीच की सारी रिंग जो है वो हटा दी गई। इसीलिए ये जो स्टेरॉइड्स है ये हमारा है सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडियल एस्ट्रोजन। क्लियर है। अब इसमें जो वर्ड आया है, जो ये एग्जाम्पल है जो आपका सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडियल का, वो है आपका डाई इथाइल स्टिलविस्ट्रॉल। डाई इथाइल स्टिलविस्ट्रॉल। अब आपको इसको कैसे याद करना है, डाई इथाइल स्टिलविस्ट्रॉल। अभी आपका, क्योंकि ये जो रिंग प्रेजेंट है वो आपका स्टिल्वीन रिंग है। अभी आप देखेंगे कि स्टिल्वीन रिंग क्या होती है। एडवांटेज क्या है, दो फॉर्म में होगा, ट्रांस फॉर्म या तो सिस फॉर्म। तो जो डाई इथाइल स्टिलविस्ट्रॉल है, डाई इथाइल स्टिलविस्ट्रॉल जो है, डाई इथाइल क्यों पड़ा, 1 2 दो कार्बन एटम्स है, इथाइल 1 और 2, इसका मतलब दो, यानी इथाइल ग्रुप कहाँ पर, ऊपर भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और नीचे भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए नाम पड़ गया इसको डाई इथाइल। क्लियर है। अब सेकेंड ये कि ट्रांसफॉर्म ही क्यों है, कि ट्रांसफॉर्म मोर एक्टिव है। क्यों ट्रांसफॉर्म मोर एक्टिव, कि ट्रांसफॉर्म की जो उसके रिसेप्टर के में बाइंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी है। अभी आप डिस्कस करेंगे कि जब मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे इंडिविजुअल ड्रग की कैसे क्यों अच्छी हो रही है। इसीलिए जो डाईइथाइल स्टिलविस्ट्रॉल यानी जो एक्टिविटी है वो ट्रांसफॉर्म में है। इसको हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसका क्या एडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज है ज़्यादा एक्टिव है इन कंपेयर टू एस्ट्राडियोल से। दूसरा एडवांटेज है लॉन्गर ड्यूरेशन, इसका एक्शन जो है काफ़ी देर तक बना रहता है। काफ़ी देर तक इसलिए बना रहता है कि ये ईजिली जो है जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होता। ओरली एक्टिव फॉर्म में है, यानी डाईइथाइल स्टिलविस्ट्रॉल जो है वो ओरल एक्टिव है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप रेगुलर या ज़्यादा यूज करेंगे ये सिंथेटिक हार्मोन्स को तो ये दिस इज द कॉज द यूट्राइन कैंसर। ठीक है, तो इसका दिस इज द डिसएडवांटेज। अब क्वेश्चन है कि फिर इसका यूज क्या है, इसका यूज है आपका प्रोस्टेट कैंसर में, यानी ये जब आपको हार्मोन्स के रिक्वायरमेंट्स होगी और किसके हार्मोन्स रिक्वायरमेंट, एस्ट्रोजन्स की, तो उस समय हम बाहर से हार्मोन्स यूज करते हैं और वो है आपका डाईइथाइल स्टिलविस्ट्रॉल। ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू सिस फॉर्म। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस एंड ट्रांस। ट्रांस का मतलब अगर ये दोनों इथाइल ग्रुप एक ही साइड अटैच हो जाते, दोनों एक ही साइड अटैच हो जाते तो हम उनको बोलते हैं सिस। दोनों अपोजिट साइड अटैच हैं तो हम उनको बोलते हैं ट्रांस। तो याद रखना है कि ट्रांस फॉर्म है इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांस। इथाइलिन डाईइथाइल, दो इथाइल ग्रुप है इसलिए हम बोलते हैं डाईइथाइलिन। अब क्वेश्चन है कि इसको हम स्टिलविस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, तो स्टिलविस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्टिल्वीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो उसको क्या बोलते हैं, ये जो डबल बॉन्ड वाले न्यूक्लियस, अभी आप डिटेल पढ़ेंगे तो इसीलिए है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ये ट्रांसफॉर्म इज डाईइथाइल मोर इफेक्टिव क्यों है एज कंपेयर टू सिस फॉर्म में, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। ट्रांसफॉर्म का स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट करने की वजह से उसकी बाइंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेयर टू सिस फॉर्म से। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट, यानी आपको एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट यूज करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठेगा कि आप इसका क्यों यूज करेंगे, क्या मोड ऑफ एक्शन है, कैसे कहाँ पर बाइंड करता है। तो आपको दो तरह का मोड ऑफ, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और एक सेकंड क्वेश्चन आता है राइट डाउन द मोड ऑफ एक्शन। क्या डिफरेंस है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शन में, ये आपको इस क्लास के बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा रहा है किसी ड्रग का तो आपको उसको ज़्यादा डिटेल्स लिखना है, डिटेल इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। अगर ये कहा जाए कि राइट डाउन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन या राइट डाउन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, तो आप एस्ट्रोजन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, एस्ट्रोजन्स आर द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज दैट एस्ट्रोजन्स आर बाइंड विद द स्पेसिफिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंड शो देयर
एक्टिविटी, यानी एस्ट्रोजन अपने रिसेप्टर से, एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर से बाइंड होगा और अपनी एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एस्ट्रोजन्स बाइंड विथ एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर्स, आफ्टर दैट उस बाइंडिंग के बाद कौन कौन से एंजाइम्स या कौन सा अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस नेक्स्ट चेंजेज होंगे, उन सारे चेंजेज को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको दो डिफरेंस याद रखना है कि कब आपको QSAR लिखना है, कब आपको SAR लिखना है, फिर आपको कब आपको मोड ऑफ एक्शन लिखना है और कब आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हम उस रिसेप्टर को ब्लॉक करा दें जहाँ पर हमारा एंड्रोजन्स एस्ट्रोजन्स बाइंड हो रहा था, या तो हम कुछ ऐसी ड्रग यूज कर लें, या तो ऐसी ड्रग यूज कर लें जो कि सिमिलर टू हो एस्ट्रोजन्स की। अब एस्ट्रोजन्स एंटागोनिस्ट जो एग्जांपल है, ट्राइफिनाइल इथाइलिन, ट्राइफिनाइल इथाइलिन एंटागोनिस्ट, they are related to the stilbene in the structure, therefore antagonist to the estrogens। कहने का मतलब ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो है ट्राइफिनाइल इथाइलिन का स्टिल्बीन से मिलता जुलता है, इसीलिए ये बिहेव करता है एंटागोनिस्ट की तरह। अब ये क्वेश्चन है कैसे? ये रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगा, ये एरोमेटेज एंजाइम्स है, उस एरोमेटेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, ताकि जो एंड्रोजन से जो एस्ट्रोजन कन्वर्जन हो रहा है वो एंड्रोजन से एस्ट्रोजन कन्वर्जन को ब्लॉक कर दे। यानी जो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो रहा था एस्ट्राडायोल से, एरोमेटेज एंजाइम से, आपसे मैंने जो सेकंड लेक्चर में ये बताया गया था कि टेस्टोस्टेरोन अगर 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम आएगा तो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देगा DHT में। लेकिन टेस्टोस्टेरोन को सेम टाइम अगर एरोमेटेज एंजाइम एक्ट कर गया तो एरोमेटेज एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देगा एस्ट्रोजन या एस्ट्राडायोल में। तो हम अगर एरोमेटेज एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो जो हमारा एस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल, जो तो हमारा एंड्रोजन एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो रहा था, वो कन्वर्ट रुक जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब हमें क्या किसको ब्लॉक करना है? रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करना, हमें ब्लॉक करना है एरोमेटेज एंजाइम्स को। इससे होगा क्या? जो एंड्रोजन्स एस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं वो ब्लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि फार्मूला क्या होता है स्टिल्बीन का? स्टिल्बीन का जो फार्मूला है C6H5CH।CH। ठीक है। कौन कौन से ड्रिंक एग्जाम्पल कौन कौन से है ट्राइफिनाइल इथाइलिन एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट का? वो है एग्जाम्पल है आपका ट्राइफिनाइलिन इथाइलिन एस्ट्रोजन। ट्राइफिनाइलिन क्यों वर्ड आया? A, B और C, 3 इसमें एरोमेटिक रिंग है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्राइफिनाइल। क्लियर है? ट्राइफिनाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इसका नाम इथाइलिन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर इथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी ट्राइफिनाइलिन, ट्राइफिनाइल मतलब 3 ट्राइफिनाइल ग्रुप है, ट्राई मतलब 3 और फिनाइल मतलब 3 एरोमेटिक रिंग, तो होगा ट्राइफिनाइलिन। इथाइलिन को पढ़ा क्योंकि यहाँ पर इथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं ट्राइफिनाइलिन इथाइलिन एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका, फर्स्ट है क्लोमिफेन और टैमॉक्सीफेन। टैमॉक्सीफेन बहुत मार्केट में बहुत अच्छी ड्रग्स यूज हो रही है एज एंटी एस्ट्रोजन्स में, और ये यूज हो रहा है आपका जो ब्रेस्ट कैंसर में यूज हो रहा है, जहाँ पर कुछ जो कि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर है। तो टैमॉक्सीफोन और क्लोमिफेन में डिफरेंस क्या है? इस आर की जगह में अगर आर को हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं क्लोरीन से तो उसको बोलेंगे क्लोमिफेन, और लेकिन अगर इस आर की जगह में अगर हम ये इथाइल ग्रुप लगा देंगे तो हम बोलेंगे टैमॉक्सीफेन। क्लियर? तो अब आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा कि टैमॉक्सीफेन और क्लोमिफेन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है अगर क्लोरीन लगा हुआ तो क्लोमिफेन, और अगर इथाइलिन लगा हुआ तो टैमॉक्सीफेन। यूज क्या है इसका? यूज है आपका ट्रीटमेंट ऑफ एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर में। नेक्स्ट वन है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन, जिस तरह से आपके पास 3 एस्ट्रोजन थे, उधर प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो द नेचुरल अकोरिंग फीमेल सेक्स हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो मेनली रिलीज होगा वो रिलीज होगा सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से,
यानी जो सेकेंड हाफ होगा, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, जो सेकेंड हाफ का जो पीरियड की साइकिल्स होगी उस टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होगा उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन्स। अब इससे होगा क्या, ये हार्मोन्स किस लिए रिलीज होगा, इसके फ़ायदा क्या है, ये हार्मोन सपोर्ट करता है फर्टिलाइजेशन में, यानी और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो जल्दी कंसीव हो जाए। तो जो कंसीव में यानी जो प्रेगनेंसी में जो हेल्प करता है वो हार्मोन्स है आपका प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर वो एक वर्ड आया प्रेग्नेन, प्रेग्नेन 4-in-320 डाइओन। दिस इज द स्टेरॉयड न्यूक्लियस। स्टेरॉयड न्यूक्लियस है ए बी सी और डी, साइक्लोपेंटेन फिनान्थ्रीन न्यूक्लियस। सेकेंड क्वेश्चन ये कि इस न्यूक्लियस में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है स्टेरॉयड में, 17। दो एक कार्बन एटम ये, एक कार्बन एटम ये हो गया तो 18 और 19, और एक कार्बन एटम ये हो गया 20, और एक कार्बन एटम हो गया 21। इसका मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन में 21 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो जब 21 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर जब आयुपेशी नेमिंग आएंगे तो यहाँ पर वर्ड आएगा प्रेग्नेन। क्लियर है। कब आपको एंड्रोस्टेन लिखना है, कब आपको प्रेग्नेन लिखना है, कब आपको कोलेन लिखना है, कब आपको कोलेस्ट्रेन लिखना है, ये डिपेंड करेगा आपके उस ड्रग में कितने कार्बन एटम्स हैं। तो चूंकि प्रोजेस्टेरॉन में 21 कार्बन एटम्स हैं, तो इसी 21 कार्बन एटम की वजह से हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे प्रेग्नेन। कैसे 21 है, 17 कार्बन एटम तो स्टेरॉयडल न्यूक्लियस के हो गए, दो इसमें साइड चेन लग गए हो गए, तो 18 और 19, 20 और 21। ओके। व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, वही केमिस्ट्री आप क्या कौन सा 21 कार्बन एटम्स हैं, स्टेरॉयड न्यूक्लियस है, कहाँ कहाँ पर इस पर डबल बॉन्ड है, 3 and 20 पोजीशन जो है इसमें जो है आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। दिस इज द थर्ड पोजीशन एंड दिस इज द 20th पोजीशन। तो तीसरे और 20वें पोजीशन पे जो है वो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रेग्नेन क्यों पढ़ा, ये आपको ऑलरेडी आयुपेशी नेमिंग में पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन्स में यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि प्रोजेस्टेरॉन में स्टेरॉयडल न्यूक्लियस इज एसेंशियल होगा फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, यानी क्लियर हो गया कि टेस्टोस्टेरॉन में रिक्वायरमेंट है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्रोजेस्टेरॉन में स्टेरॉयडल न्यूक्लियस रिक्वायर्ड है, लेकिन एस्ट्रोजन्स में रिक्वायर्ड नहीं है। दीज प्रोजेस्टेरॉन्स आल्सो हैव द सम एंड्रोजेनिक एक्टिविटी, एंड्रोजेनिक एक्टिविटी यानी जो कोई एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी शो करेगा। थर्ड वन है रिमूवल ऑफ 19 कार्बन एटम इंक्रीज द एक्टिविटी, यानी 19th का अगर हम एल्काइल ग्रुप हटा देंगे, 19 पोजीशन कौन सी होगी यहाँ पे, ये अगर इस CH3 को हम हटा देते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम कीटो फॉर्म को हटा देंगे तो इसकी जो एक्टिविटी होगी वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये कीटो ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यूज क्या है प्रोजेस्टेरॉन्स का, प्रोजेस्टेरॉन्स द नेचुरल हार्मोन्स है, सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल से हार्मोन्स में रिलीज होंगे, लेकिन ये इसका यूज कहाँ पर करेंगे, अगर आप इसको आउटसाइड से ले रहे हैं, प्रिवेंट द हैबिचुअल एबॉर्शन, यानी अगर आपको हैबिचुअल एबॉर्शन, अगर ये हार्मोन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है तो एक एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड वन है ये इसको यूज करते हैं जब यूट्राइन ब्लीडिंग होती है तो उस समय हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स लेते हैं। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अगर आपका जो पीरियड के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में अगर पेनफुल है तो उस समय भी जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को देने से पेन रिलीज होता है। थर्ड वन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की टेबलेट्स आती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कंबाइंड होता है किसी दूसरे हार्मोन से, वो एज द ओरल कंट्रासेप्टिव, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है एज द ओरल कंट्रासेप्टिव। यानी अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यही प्रोजेस्टेरॉन आपके प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है और यही प्रोजेस्टेरॉन जब हम यूज करेंगे एज द ओरल कंट्रासेप्टिव तब वहाँ पर वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट भी करेगा। थर्ड
लास्ट वन इज द कंक्लूजन स्लाइड, यानी अब आपको कंक्लूड करना है कि जो लेक्चर नंबर सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है दोनों में, मेल हार्मोन्स, फीमेल्स एंड सेक्स हार्मोन्स में, इस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन। इस्ट्रोजन्स आपका फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, प्रोजेस्ट्रॉन भी आपका फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। इस्ट्रोजन आपका एफएसएच स्टिमुलेट कर रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन आपको एलएच रिमूव कर रहा है। इस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होगा और ये ब्रेस्ट और यूट्रस को करेगा, जबकि प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो यूट्रस के कंट्रैक्टिविटी वो करता है, दूसरा क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। केमिकल पॉइंट आप देखें, इस्ट्रोजन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, यहाँ पर भी स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है, दिस इज द टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पर भी स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है। लेकिन स्टेरॉयडल न्यूक्लियस इज नॉट एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, किसके लिए, एस्ट्रोजन के लिए। एग्जांपल है आपका डाइइथाइल एस्टिल्वेस्टेरॉल। सेकेंड पॉइंट में आ जाइए, प्रोजेस्ट्रॉन के लिए स्टेरॉयडल न्यूक्लियस एसेंशियल है, टेस्टोस्टेरोन्स के लिए भी स्टेरॉयडल न्यूक्लियस एसेंशियल है। कार्बन एटम के चेन्स आप देख लेते हैं, तो अगर यहाँ पर इसके टोटल कार्बन एटम यहाँ पर कितने हैं, 17, और 17 कार्बन एटम को जैसे अगर हम आप यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर कितने कार्बन एटम, एक इसको काउंट करते हैं तो टोटल कार्बन एटम यहाँ पे 18, यहाँ पर अगर कार्बन एटम काउंट करते हैं तो 21, और यहाँ पर कार्बन एटम काउंट करते हैं तो यहाँ पर 19। तो क्या डिफरेंस है मेल फीमेल कार्बन एटम से, ये आपका। थैंक यू सो मच।